फ्रेंड्स, मैं पूनम राय। आज के इस वीडियो में हम लोग सी टेट से संबंधित प्रश्नों को हल करेंगे। यहाँ वे प्रश्न लिए गए हैं जो सी टेट के 2018 की परीक्षा में पूछे गए थे। सामान्य हिंदी के ये प्रश्न सी टेट की परीक्षा देने जाने वाले विद्यार्थियों के लिए बहुत लाभकारी होंगे। सबसे पहले बात कर लें कि इस प्रश्न पत्र में 5 भाग होते हैं और कुल 150 प्रश्न होते हैं। पहले भाग में मतलब कि 1 से 30 प्रत्येक भाग जो है 30 प्रश्न रखता है। तो पहले भाग में बाल विकास और शिक्षा शास्त्र से संबंधित 1 से 30 तक के प्रश्न होते हैं। 31 से 60 का प्रश्न गणित का होता है। 61 से 90 तक का प्रश्न जो है वो पर्यावरण अध्ययन से संबंधित होता है। मतलब कि 1 से 90 तक के जो प्रश्न होते हैं वो सी टेट की परीक्षा देने वाले सभी विद्यार्थियों को अवश्य करने होते हैं। लेकिन इसमें जो चौथा और पांचवा भाग होता है, इसमें थोड़ा सा समझने की आवश्यकता होती है, क्योंकि अगर आपने लैंग्वेज 1 चुना है हिंदी, तो 91 से 120 तक के जो प्रश्न हैं वो आपको करने हैं। और अगर आपने लैंग्वेज 1 चुना है इंग्लिश, तो 91 से 120 तक के इंग्लिश के प्रश्न आपको करने पड़ेंगे। और लैंग्वेज 2 में यदि आपने हिंदी के प्रश्नों को चुना है, तो लैंग्वेज 2 यानी कि 121 से 150 तक के प्रश्न आप हिंदी में करेंगे। लेकिन अगर लैंग्वेज 2 में आपने इंग्लिश चुना है, तो 121 से 150 तक के जो प्रश्न है वो आप इंग्लिश से करेंगे। ये प्रोसेस होता है। तो हम लोग शुरू करते हैं प्रश्न को। पहला प्रश्न है इसमें 91 से। पहला प्रश्न यहाँ 91 का होगा, सामान्य हिंदी का। सुनने और लिखने की कुशलता का आकलन करने का सबसे अच्छा तरीका है। ऑप्शन है कविता सुनकर प्रश्नों के उत्तर लिखना, सुनी गई कहानी को अपने शब्दों में लिखना, सुनी गई कहानी को शब्दशः लिखना, और आखिरी चौथा ऑप्शन है कि कविता सुनना और शब्दशः लिखना। इसमें जो सही ऑप्शन है वो क्या होगा? तो पूछ रहा है कि सुनने और लिखने की कुशलता का आकलन बच्चे का कैसे किया जाएगा? जब वो चीज किसी चीज को सुनेगा और उसे अपने शब्दों में लिखेगा। तो हमारा जो दूसरा वाला ऑप्शन है, सुनी गई कहानी को अपने शब्दों में लिखना, ये यहाँ सही हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है, सार्थक पढ़ते समय कभी कभी वाक्यों, शब्दों की पुनरावृत्ति करता है। यह भाषाई व्यवहार दर्शाता है कि वह अटक अटक कर पढ़ सकता है, वह समझ के साथ पढ़ने की कोशिश करता है, उसे लंबे शब्दों को पढ़ने में कठिनाई होती है और वह पढ़ने में अधिक समय लेता है। इसमें सही ऑप्शन क्या होगा? तो कभी कभी पुनरावृत्ति करता है, मतलब जहां उसको समझ में नहीं आता है वहां वो उस शब्दों को दोहराता है। तो जो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा वो दूसरा वाला हो जाएगा कि वह समझ के साथ पढ़ने की कोशिश करता है। अगला प्रश्न है, हिंदी भाषा में आकलन का उद्देश्य नहीं है। आकलन मतलब मूल्यांकन। हिंदी भाषा में मूल्यांकन का उद्देश्य नहीं होता है क्या? कि भाषा सीखने के संदर्भ में प्रत्येक बच्चे की विशेष आवश्यकता की पहचान करना, भाषा सीखने सिखाने की प्रक्रिया को उन्नत बनाना, बच्चों की भाषागत त्रुटियों को ही पहचान करना, और बच्चों की भाषा प्रगति को अभिभावकों और अन्य शिक्षकों को बताना। तो यहाँ जो सही ऑप्शन होगा वो क्या होगा? आकलन का उद्देश्य क्या होता है? कि बच्चों की भाषागत त्रुटियों को पहचाना जाए, जिससे हम उसे दूर करें। तो हमारा तीसरा वाला ऑप्शन यहाँ सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आपके विचार से प्राथमिक स्तर पर
उत्कृष्ट लेखन कार्य का उदाहरण है। प्राथमिक स्तर पर उत्कृष्ट लेखन क्या हो सकता है? मेरे सपनों का भारत विषय पर अनुच्छेद लिखना, पाठ्य पुस्तक से इतर इतर मतलब पाठ्य पुस्तक से बाहर के कठिन शब्दों का श्रुत लेखन मतलब सुन के लिखना, किसी आंखों देखी घटना का लिखित वर्णन करना और छुट्टियां कैसे मनाई जाएं इस विषय पर अनुच्छेद लिखना। तो लेखन कार्य का जब हमें अपने विचार से प्राथमिक स्तर पर लेखन का सबसे अच्छा उदाहरण क्या होगा कि जब अनुच्छेद लिखना होगा तो बच्चा पढ़ के लिखेगा, कठिन शब्दों को जो बोला जाएगा वो लिखेगा, इसमें उसकी क्षमता नहीं दिख रही है। छुट्टियां कैसे मनाई जाएं इस विषय पर अनुच्छेद लिखना प्राथमिक स्तर पर। तो किसी भी आंखों देखी घटना का जो लिखित वर्णन करना है, यानी ये तीसरा वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला है भाषा सीखने के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? बच्चों में भाषा अर्जित करने की जन्मजात क्षमता नहीं होती। बच्चे विद्यालय आकर ही भाषा सीखते हैं। बच्चे विभिन्न संचार माध्यमों से ही भाषा सीखते हैं और बच्चों में भाषा अर्जित करने की जन्मजात क्षमता होती है। तो जाहिर सी बात है कि बच्चा भाषा को जन्मजात ही समझने लगता है और उसको ग्रहण करने लगता है। अर्जित करना मतलब ग्रहण करना। तो ये हमारा जो चौथा वाला ऑप्शन है, बच्चों में भाषा अर्जित करने की जन्मजात क्षमता होती है, ये सही होगा। अगला प्रश्न है, डिस्ग्राफिया से प्रभावित बच्चों को मुख्य रूप से कठिनाई होती है किस चीज में? बोलने में, लिखने में, पढ़ने में और सुनने में। तो डिस्ग्राफिया एक प्रकार की कमी होती है बच्चों में, जिसके अंतर्गत बच्चों को लिखने से संबंधित प्रॉब्लम होती है। तो हमारा तीसरा ऑप्शन सही है यहाँ। अगला है, प्राथमिक स्तर की हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तक में आप किसे महत्वपूर्ण मानते हैं? नैतिक मूल्यों वाली कहानी कविताएं, बहुतायत में दिए गए अभ्यास कार्य, हिंदी भाषा को विविध रूप देने वाली रचनाएं या बहुत प्रसिद्ध लेखकों की प्रसिद्ध रचनाएं। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो प्राथमिक स्तर की हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तक में जो सबसे महत्वपूर्ण चीज दिख रही है वो है थर्ड ऑप्शन, हिंदी भाषा को विविध रूप देने वाली जो रचनाएं हैं वो ज्यादा महत्वपूर्ण है, यानी तीसरा ऑप्शन इसमें हमारा सही हो जा रहा है। अगला प्रश्न है, बहुभाषिक कक्षा में, बहुभाषिक मतलब जिस कक्षा में बहुत सी भाषाएं बच्चे जानते हैं, तो बहुभाषिक कक्षा में बच्चों की भाषाएं शिक्षक के लिए बेहद जटिल चुनौती हैं, आकलन की प्रक्रिया को बाधित करती हैं, भाषा सीखने की प्रक्रिया को बाधित करती हैं और संसाधन के रूप में कार्य करती हैं। तो जब कई भाषाओं के बोलने वाले बच्चे एक कक्षा में रहते हैं तो वे एक दूसरे की भाषा को जल्दी ग्रहण करते हैं, क्योंकि बच्चे बच्चों की भाषा को ज़्यादा समझते हैं। तो यहाँ हमारा बिना सोचे समझे ये चौथा वाला ऑप्शन सही हो जा रहा है कि संसाधन के रूप में कार्य करती हैं बहुभाषिक कक्षा में बच्चों की भाषाएं। अगला है, भाषा सीखने और भाषा अर्जित करने में अंतर का मुख्य आधार क्या है? अर्जित करना मतलब आसपास के वातावरण से ग्रहण करना, और भाषा सीखना मतलब स्पेशली किसी चीज पर ध्यान देके उसको सीखना। तो इन ऑप्शनों में जो दिख रहा है कि भाषा सीखने और भाषा अर्जित करने में जो मुख्य आधार है अंतर का वो क्या है, तो सीधी सी बात है कि दूसरा वाला ऑप्शन जो है
कि भाषा का उपलब्ध परिवेश, क्योंकि आसपास जितने भी भाषी क्षेत्र के लोग रहेंगे, कई भाषाएं अगर बोली जाएंगी तो बच्चा कई भाषाओं को ग्रहण कर लेगा। तो दूसरा वाला ऑप्शन हमारा सही है। अगला है, प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा सिखाने के लिए सबसे अधिक जरूरी है। प्राथमिक स्तर पर सिखाने के लिए क्या आवश्यक है? ऑप्शन दिया हुआ है, कक्षा में रंगीन पाठ्य पुस्तकें, कक्षा में प्रिंट समृद्ध परिवेश, कक्षा में लिखित आकलन, और भाषा शिक्षक का भाषा ज्ञान। प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने के लिए सबसे अधिक जरूरी चीज, तो बच्चे आकर्षित होते हैं छपाई पर, यानी कि जो कक्षा में प्रिंट समृद्ध परिवेश है, इसका तात्पर्य है कि जो कक्षा में पशुओं के, पक्षियों के, अंकों के चित्र लगे होते हैं, उससे बच्चा जल्दी ग्रहण करता है। तो दूसरा वाला ऑप्शन हमारा सही है, कक्षा में प्रिंट समृद्ध परिवेश। अगला है, बच्चे बोलचाल की भाषा अनुभव लेकर विद्यालय आते हैं, इसका निहितार्थ यह है, मतलब कि बच्चे जो बोलचाल की भाषा का अनुभव लेकर विद्यालय में आते हैं, इसका उद्देश्य क्या होता है कि बच्चों की बोलचाल की भाषा को सुधारा जाए, बच्चों की भाषाई अनुभवों का उचित प्रयोग किया जाए, बच्चों के भाषाई अनुभवों को कक्षा के बाहर रखा जाए, और चौथा ऑप्शन है, बच्चों को बोलचाल की भाषा ना सिखाई जाए। इसमें जो सही ऑप्शन है वो ये है कि बच्चों के पास जो अनुभव है उसका उचित प्रयोग किया जाए। तो हमारा ये दूसरा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, बच्चों के भाषाई अनुभवों का उचित प्रयोग किया जाए। अगला प्रश्न है, भाषा सीखने सिखाने में आप किसे सबसे अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं? सामाजिक अंतरक्रिया, सॉरी अंतःक्रिया, अंतरक्रिया और अंतःक्रिया में अंतर होता है। अंतरक्रिया जो अपने अंदर चलती है, अंतर मतलब दूसरे से संप्रेषण होता है, और अंतःक्रिया मतलब जो स्वतः ही होती है। तो यहाँ ऑप्शन में सामाजिक अंतःक्रिया है, दृश्य श्रव्य सामग्री है, बाल साहित्य और संज्ञानात्मक विकास। इसमें सही आंसर क्या होगा? भाषा सीखने में सबसे अधिक महत्वपूर्ण आवश्यक तत्व है वो सामाजिक अंतरक्रिया है। यहाँ पहला वाला ऑप्शन जो है हमारा वो सही हो जाएगा, सामाजिक अंतःक्रिया। अगला है, हिंदी भाषा शिक्षक का यह प्रयास होना चाहिए कि वे, ऑप्शन दिया हुआ है, बच्चों की भाषा मातृभाषा के स्थान पर हिंदी भाषा को ही कक्षा में स्थान दें, बच्चों को मानक भाषा का ही प्रयोग करने के लिए अवसर दें, और बच्चों को शिक्षा, बाल साहित्य पढ़ने में भरपूर अवसर दें, तथा बच्चों की भाषा का सहज रचना शक्ति को बढ़ने का अवसर दें। इसमें जो हमारा सही ऑप्शन है वो होगा, बच्चों की मातृभाषा के स्थान पर हिंदी भाषा, तो ये थोपी हुई हो जाएगी। मानक भाषा ही का प्रयोग करने का अवसर दें तो ये उनके लिए बोझ लगने लगेगा। साहित्य पढ़ने का अवसर दें, इससे कुछ खासा असर नहीं पड़ेगा, लेकिन बच्चों की भाषा संबंधी सहज रचना को बढ़ने का यदि हम अवसर दें तो उनका विकास ज्यादा होगा। तो शिक्षक का यही प्रयास भी होना चाहिए। तो हमारा चौथा ऑप्शन यहाँ सही हो जाएगा, बच्चों की भाषा संबंधी सहज रचना शक्ति को बढ़ने का अवसर दें। अगला प्रश्न है, कक्षा 5 के बच्चों के भाषा आकलन के संदर्भ में आप किस सवाल को सबसे कमजोर मानते हैं? यदि इला तुम्हारे स्कूल में आए तो उसे किन कामों में परेशानी होगी?
अपने दोस्तों से पूछकर पता करो कि कौन किस बात से घबराता है। ईदगाह कहानी में हामिद ने मेले से क्या खरीदा? और चौथा ऑप्शन है केशव सबसे क्या कहता होगा, कल्पना करके केशव के शब्दों में लिखो। तो उसके भाषा आकलन के संदर्भ में सबसे जो कमजोर सवाल होगा वो क्या होगा? उसके लिए सबसे कमजोर सवाल होगा ईदगाह कहानी में हामिद ने मेले से क्या खरीदा। क्योंकि पहले तो बच्चा पहले ऑप्शन को अगर करना चाहेगा तो वहां उसे दूसरे से संप्रेषण करके पता करना पड़ेगा, जो उसको दिक्कत होगी। अपने दोस्तों से पूछकर बताने में भी उसे परेशानी होगी और लिखना तो उसके लिए कठिन होगा ही। लेकिन यहाँ जो लिखी चीज है उसको पूछने पर वो झट से बता देगा। तो तीसरा वाला ऑप्शन यहाँ हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भाषा का अति महत्वपूर्ण प्रकार्य है। भाषा का महत्वपूर्ण कार्य, प्रकार्य मतलब कार्य, भाषा का काम क्या है? अक्षर ज्ञान कराना, संप्रेषण कराना, लेखन या सुनना। तो अगर अक्षर ज्ञान हो जाएगा तो इससे व्यक्ति को कोई लाभ नहीं होगा। लिखना और सुनना भी वो जान जाए तो इससे भी लिखता पढ़ता सुनता या सीखता अक्षर ज्ञान ये सब वो क्यों करता है? संप्रेषण के लिए। तो हमारा जो दूसरा वाला ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। सॉरी, हाँ, दूसरा वाला ऑप्शन संप्रेषण के लिए ये सही हो जाएगा। अगला है, ये अभी तक हमने 15 प्रश्न हल कर लिए हैं। बाकी के 15 प्रश्न अपठित पद्यांश और गद्यांश से दिए हुए हैं। हमें पहले पद्यांश को पढ़ना है और उसके दिए हुए प्रश्नों को हल करना है, और फिर अपठित गद्यांश है जिसके प्रश्नों को हल करना है। तो पहले हम अपठित पद्यांश को लेते हैं। नीचे दी गई कविता की पंक्तियों को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों, प्रश्न संख्या 106 से 111 तक के सही और उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प को चुनिए। कविता है, पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले, है अनिश्चित किस जगह पर, सरित गिरी गहर, यहाँ मिस प्रिंटिंग है, गहर नहीं बल्कि ये गहवर है, गहवर। मिलेंगे, है अनिश्चित किस जगह पर बाग बन सुंदर मिलेंगे, किस जगह यात्रा खत्म हो जाएगी यह भी अनिश्चित, है अनिश्चित कब सुमन कब कंटकों के शर मिलेंगे, कौन सहसा छू जाएंगे, मिलेंगे कौन सहसा, आ पड़े कुछ भी रुकेगा, तू न ऐसी आन कर ले, पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले। अब इसमें से जो प्रश्न दिए गए हैं वो हैं, कविता की पंक्तियों में यात्रा की किस विशेषता की ओर संकेत किया गया है? सुखों की ओर, अनिश्चितता की ओर, साहस की ओर और कठिनाइयों की ओर। तो यहाँ जो पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले, है अनिश्चित सीधे ही दिया हुआ है। तो यहाँ जो हमारा सही ऑप्शन होगा वो अनिश्चितता की ओर इशारा किया गया है। अगला है, कविता में आए सुमन और कंटक किस भाव के प्रतीक हैं? सुमन कब कंटक के सर मिलेंगे। तो सुमन किस चीज का प्रतीक है और कंटक किस चीज का प्रतीक है? सुमन जो है वो सुखों का प्रतीक है और कंटक कठिनाइयों का या दुखों का। तो हमारा दूसरा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, सुख और दुख। अगला प्रश्न है, कविता की पंक्तियों में कवि व्यक्ति को किस बात की प्रेरणा दे रहा है? ऑप्शन दिया हुआ है, पर्वतों को देखकर न डरने की,
गहरी नदियों से न जाने की, नदियों से न जाने की। देखिए यहाँ जाना जो है वो गलत है, इसकी जगह डरना होना चाहिए। ये मिस प्रिंटिंग है। डरने, ना डरने की, हर स्थिति में आगे बढ़ने की और हर स्थिति में साहस दिखाने की। तो कवि यह प्रेरणा देता है इस कविता के माध्यम से कि व्यक्ति को हर स्थिति में आगे बढ़ना चाहिए, कठिनाइयों से नहीं डरना चाहिए। ये तीसरा वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इस जीवन में आगे क्या है? ऑप्शन दिया हुआ है, सब कुछ निश्चित है, सब और मुश्किलें हैं, सब और सुख है और कुछ भी निश्चित नहीं है। तो जो सही ऑप्शन हो जाएगा कि जब मनुष्य जीवन यात्रा करता है तो कुछ भी निश्चित नहीं होता, तो ये चौथा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा कि कुछ भी निश्चित नहीं है इस जीवन यात्रा में। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए शब्दों में से सरित का समानार्थी शब्द कौन सा नहीं है? और इसमें ऑप्शन दिया हुआ है, जयमाला, नद, प्रवाह और तटिनी। जयमाला, नद और तटिनी, ये तीनों नदी से संबंधित है और प्रवाह का मतलब होता है लगातार बहना। तो ये जो तीसरा वाला हमारा ऑप्शन है प्रवाह, ये सही हो जाएगा क्योंकि ये सरित का समानार्थी शब्द नहीं है। अगला प्रश्न है, अनिश्चित शब्द में कौन सा प्रत्यय आ सकता है? प्रत्यय हमेशा बाद में आता है, तो जो हमारा ये नीचे दिए हुए प्रत्यय है इनमें से कोई एक प्रत्यय जुड़ेगा जो अंत में जुड़ेगा। मुख्य शब्द हमारा है अनिश्चित, इसमें कौन सा प्रत्यय जोड़ेंगे? ती, ती, ता और ती। तो सही ऑप्शन हमारा होगा थर्ड वाला, ता। जब हम ता प्रत्यय लगाएंगे तो यहाँ हो जाएगा अनिश्चितता, जो हमारा सही शब्द होगा। अगला प्रश्न हमें अनुच्छेद से है। पहले हमें अनुच्छेद पढ़ना है, उसके बाद उसके साथ दिए हुए प्रश्नों को हल करना है। नीचे दिए गए अनुच्छेद को पढ़कर पूछे गए प्रश्न संख्या 112 से 120 के सही सबसे उपयुक्त विकल्पों को चुनना है। जो अनुच्छेद है वो इस प्रकार है, राष्ट्रीय पर्वों और सांस्कृतिक समारोहों के दौरान गीत गाए जाएं, कविताएं सुनी जाएं, सुनाई जाएं और इसे माता पिताओं, स्कूल और समाज में व्यापक सहमति है। लेकिन गीत कविताएं बच्चों के जीवन में रच बस जाएं, वे उनका भरपूर आनंद लेने लगे, खुद तुकबंदी करने लगे, रचने लगे, ये माता पिता को मंजूर नहीं है। माता को लगता है कि ऐसा करते हुए वे उस राह से भटक जाएंगे जिस राह पर वे उन्हें चलाना चाहते हैं। उस राह से वे उन्हें अपनी सोची हुई मंजिल तक पहुंचाना चाहते हैं। उनकी इस इच्छा में यह निहित है कि बच्चे वैसा ही वैसा कुछ भी नहीं करें जो वे करना चाहते हैं, बल्कि वे वैसा करें जैसा माता पिता चाहते हैं। उनके भीतर बच्चे अंतरात्मक सीखने की प्रक्रिया के प्रति सतत संदेह और गहरा डर बना रहता है। यही हाल स्कूल का भी है। गीत कविता स्कूल और कक्षाओं की रोजमर्रा की गतिविधि का हिस्सा बन जाए, यह स्कूल को मंजूर नहीं। उन्हें लगता है कि इस सब के लिए समय कहाँ है। यह पाठ्य पुस्तक के बाहर की गतिविधि है। शिक्षक और शिक्षा अधिकारी चाहते हैं शिक्षक पहले परीक्षा परिणाम बेहतर लाने के लिए काम करें। दूसरी ओर हमारी संस्कृति
और समाज में गीत कविता की जो जगहें थीं, वे जगहें लगातार सीमित हुई हैं। गीत गाने, सुनने, सुनाने के अवसर हुआ करते थे। वे अवसर ही गीत कविताओं को गाते, गुनगुनाते रह सकने के लिए याद रखने को प्रेरित भी करते थे। उन्हें सहेजने और रचने के लिए प्रेरित करते थे, उनमें कुछ जोड़ने के लिए प्रेरित करते थे। इन सब के लिए अतिरिक्त प्रयासों की आवश्यकता नहीं पड़ती थी। कुछ जीवन शैली का स्वाभाविक हिस्सा था। बच्चों के लिए पढ़ाई से अधिक खेलने कूदने के लिए समय और जगह थी। खेलने कूदने की मस्ती के दौरान ही उनके बीच से स्वतः ही नए खेलों, तुकबंदियों और खेल गीतों तथा बाल गीतों का सृजन भी हो जाया करता था। उनकी ये रचनाएं चलन में आ जाया करती थीं, जबान पर चढ़ जाती थीं और सालों साल उनकी बोलियों के बीच में बनी, जो समय के साथ उनमें संशोधित होती रहती थी। अब इसमें से जो प्रश्न दिया है कि गीत कविता बच्चों के जीवन में रच बस जाएं, यह माता पिता को पसंद नहीं है, क्योंकि इससे बच्चे, ऑप्शन दिया हुआ है, माता पिता द्वारा तय लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकेंगे, केवल आनंद में ही खोए रहेंगे, केवल कविता ही लिखते रहेंगे और पढ़ाई लिखाई में बहुत पिछड़ सकते हैं। तो इसमें जो सही ऑप्शन है वो होगा कि बच्चे माता पिता द्वारा तय लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकेंगे। हर माता पिता अपने बच्चे को अपनी सोच के अनुसार पढ़ाना चाहता है, ना कि बच्चे की सोच के अनुसार। तो हमारा पहला वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है, गीत कविता स्कूलों को भी पसंद नहीं है, क्योंकि उन्हें लगता है कि इससे बच्चों का बहुत समय नष्ट होता है। इससे परीक्षा परिणाम देर से आएंगे। यह सीखना बहुत ही कठिन काम है। और जो चौथा ऑप्शन है कि स्कूली पढ़ाई लिखाई से इसका कोई संबंध नहीं है। तो इसमें जो सही ऑप्शन होगा कि गीत कविता स्कूलों को इसलिए नहीं पसंद है क्योंकि स्कूली पढ़ाई लिखाई से इसका कोई संबंध नहीं है, ये वाला ऑप्शन सही होगा। इसलिए वो इंटरेस्टेड नहीं होते हैं। अगला प्रश्न है, गीत कविता के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन दिया हुआ है, ये जीवन शैली का स्वाभाविक हिस्सा है, ये भाषा सृजनात्मकता को पोषित करते हैं, समाज में इनकी व्यापक सहमति नहीं है, और चौथा ऑप्शन है कि ये संस्कृति का अभिन्न हिस्सा है। तो जो हमारा यहाँ सही ऑप्शन होगा कि समाज में इसकी सहमति नहीं है, क्योंकि कोई भी ये नहीं चाहता कि उसका बच्चा सिर्फ कविता ही करता रहे और उसी को अपना करियर चुने। तो हमारा ये तीसरा वाला ऑप्शन यहाँ सही होगा। अगला प्रश्न है, शिक्षा व्यवस्था गीत कविता को किस दृष्टि से देखती है? साधक के रूप में, सहयोगी के रूप में, संपूरक के रूप में, या फिर बाधक के रूप में? तो शिक्षा व्यवस्था जो है, ना तो उसे साधक के रूप में देखती है, ना सहयोगी के रूप में देखती है, और ना ही संपूरक के रूप में देखती है, बल्कि वह उसे बाधक के रूप में देखती है। ये चौथा वाला ऑप्शन हमारा सही है। अगला प्रश्न है, अनुच्छेद के आधार पर गीत कविता के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन दिया हुआ है, इनसे बच्चे अपनी राह से भटक जाएंगे, ये बच्चों को शब्दों से खेलने का अवसर देते हैं, बच्चे इनका भरपूर आनंद लेते हैं, और चौथा ऑप्शन है, स्कूल और परिवार इसकी महत्ता को समझ
नहीं पाते हैं। अनुच्छेद के आधार पर गीत कविता के बारे में कौन सा कथन सही है, सही नहीं है? तो जो कथन सही नहीं है वह ये है कि इससे बच्चे अपनी राह से भटक जाएंगे, ये सही नहीं है। ए वाला ऑप्शन हमारा सही होगा, क्योंकि कविता से बच्चों की सोच संकल्पना शक्ति बढ़ती है और भाषाई ज्ञान भी बढ़ता है, तो सहायक है। लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि गीत कविता के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है, तो बच्चे भटक जाएंगे, ये ए वाला ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है, बच्चों के लिए लक्ष्य कौन निर्धारित करता है? स्कूल, माता पिता, शिक्षा अधिकारी, स्वयं बच्चे? तो गद्यांश को पढ़ने के बाद हमें यही पता लगा और यही सत्य भी है कि बच्चों के लिए लक्ष्य का निर्धारण स्वयं बच्चे नहीं करते, बल्कि उनके माता पिता करते हैं। पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला है, कविताएं सुनी सुनाई जाएं, इसमें किस प्रकार की क्रिया है? सकर्मक, प्रेरणार्थक, द्विकर्मक और अकर्मक? अकर्मक क्रिया वहां होती है जहां कर्म न हो, तो यहाँ कर्म कविता मौजूद है। द्विकर्मक क्रिया वहां है जहां दो कर्म एक साथ हों। तो यहाँ कविता सुनी सुनाई जाए, इसमें ये तो नहीं कह रहा है कि एक कविता सुना रहा है दूसरी सुन रहा है, तब दो काम होते एक साथ, एक सुनने का एक सुनाने का, लेकिन ऐसा नहीं है। प्रेरणार्थक क्रिया वहां होती है जहां किसी को प्रेरणा दिया जाए कार्य करने के लिए, ऐसा भी कुछ नहीं है। तो यहाँ सीधे सीधे सकर्मक क्रिया है, पहला वाला ऑप्शन हमारा सही है। कविताएं सुनी सुनी जाए में सकर्मक क्रिया है। अगला है, सांस्कृतिक में प्रत्यय है, कौन सा प्रत्यय है? प्रत्यय हमेशा मूल शब्द के बाद आता है, तो जब भी हम प्रत्यय निकालते हैं तो मूल शब्द को हमें पहले निकाल लेना चाहिए। जब हम मूल शब्द को निकालेंगे संस्कृत, तो ता में हमारा ई की मात्रा है, छोटी ई। तो जब हम मात्रा को व्यंजन से अलग करते हैं, यानी स्वर को व्यंजन से अलग करते हैं, तो उसका स्वरूप अपने मूल रूप में आ जाता है। तो त में जो ई मिला हुआ है इसका स्वरूप ये हो जाएगा, और क को हम वैसे ही ले लेंगे तो हमारा ये रूप बन जाएगा। यानी कि दूसरा वाला ऑप्शन जो है वो हमारा सही हो जा रहा है। इक प्रत्यय है और संस्कृति संस्कृत मूल शब्द है। अगला है, मंजूर का समानार्थी शब्द है प्रस्ताव, स्वीकार, अच्छा और पसंद। तो इसमें जो मंजूर का समानार्थी शब्द होगा वो दूसरा वाला होगा, स्वीकार। तो आज के लिए इतना ही काफी। नेक्स्ट वीडियो में सी टेट के कुछ अन्य प्रश्नों के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।